हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। बच्चों, इस चैप्टर में आगे हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले टाइम में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करना है और ज्यादातर जो ग्राफ की ड्राइंग्स बनेंगी बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन बनेंगी या फिर पैराबोला बनेगा। तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कैसी इक्वेशन होगी तो कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी पैराबोला की इक्वेशन होगी तो कैसा पैराबोला बनेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। तो अगले लेक्चर्स को समझने के लिए हमें आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे बच्चों। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, एक पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ज्यादातर फिजिक्स में जो ग्राफ बनते हैं स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनते हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होनी चाहिए। और तीसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए बच्चों इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। तो स्लोप ऑफ ए लाइन का तो मैंने अलग से आर्टिकल भी बनाया है बच्चों मैथमेटिकल टूल्स में। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने स्लोप ऑफ ए लाइन का अलग से आर्टिकल भी बनाया, तो आप उस लेक्चर को ध्यान से देख सकते हैं। आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा स्लोप ऑफ ए लाइन का, फिर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आ जाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। आज हम ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। उसमें से पहला पॉइंट है स्लोप ऑफ ए लाइन। बच्चों, स्लोप ऑफ ए लाइन को हम डिनोट करते थे स्मॉल एम से, और इसका फॉर्मूला होता था tan थीटा। एक तरीका ये था स्लोप निकालने का, और दूसरा तरीका था हमारे पास स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास 2 ऑप्शन थे किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए, या तो tan थीटा से, या फिर अगर हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है x1 y1 x2 y2, अगर हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है x1 y1 और x2 y2, तो हम इस तरीके से भी उस लाइन का स्लोप निकाल सकते थे। ये हमें ऑप्शन पता है। और थीटा क्या होता था? थीटा हमारा वो एंगल होता था जो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज पे बनाती थी। और मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नॉट डिफाइंड भी होता है। ये 4 केसेस होते थे स्लोप के हमारे। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब था? पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता था स्लोप आपका पॉजिटिव कब आता था? जब आपकी लाइन जो होती थी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एक्यूट एंगल बनाती थी। जब भी कोई लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एक्यूट एंगल बनाएगी, तो हम बोलेंगे उस लाइन का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा आपका एक्यूट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो बच्चों ये पॉजिटिव आएगा स्लोप। और नेगेटिव स्लोप का मतलब बच्चों, अगर लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो हम बोलेंगे हमारा स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्योंकि इस केस में एंगल क्या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव होता है बच्चों, तो यहाँ स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब नेगेटिव स्लोप का मतलब कुछ ऐसा, लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, तब स्लोप नेगेटिव होता है लाइन का। अब स्लोप कभी कभी जीरो भी होता है। स्लोप जीरो का मतलब जो आपकी लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जब भी किसी लाइन का स्लोप जीरो होता है तो इसका मतलब वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और जब भी किसी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन होता है तो उसका मतलब वो लाइन क्या होती है? वो लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर लाइन का स्लोप बच्चों नॉट डिफाइन होगा तो समझ लेना वो लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास स्लोप के। पॉजिटिव स्लोप मतलब वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस एक्यूट एंगल बना रही है, नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, जीरो स्लोप मतलब लाइन आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और अगर आपका स्लोप नॉट डिफाइन होगा तो इसका मतलब ये है कि वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। बच्चों, ये हमने डिटेल में अलग से इसका लेक्चर बनाया है, स्लोप ऑफ लाइन मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया है मैथमेटिकल टूल्स में, आप इसको वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। ये था स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब। अब हमें आज जो बात करनी है, पॉइंट नंबर 2 जो हमें डिस्कस करना है वो है
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बच्चों हमारे पास जो ग्राफ हम ड्राइंग करते हैं फिजिक्स में, मैक्सिमम ग्राफ जो होते हैं 80% ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं फिजिक्स में। काइनेटिक्स में जो आपके मैक्सिमम ग्राफ जो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन की क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by c इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जहां पे x और y आपके वेरिएबल्स हैं, x और y आपके वेरिएबल्स होंगे और कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C जो हैं वो रियल कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, वो आपके कांस्टेंट हैं। और यहां पे आप ध्यान देंगे इसकी जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 होनी चाहिए। इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर आपकी 1 होनी चाहिए, मतलब x की पावर 1, y की पावर 1 होनी चाहिए। इससे ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए। और आपने ध्यान देना है यहां पे a b साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। कांस्टेंट में मतलब a b 0 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके a और b लगातार दोनों साथ साथ 0 नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि a भी 0 हो जाए b भी 0 हो जाए, फिर तो आपकी इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए, ये भी इसमें आपने ध्यान रखना है। वैसे a 0 हो सकता है c के साथ, b 0 हो सकता है c के साथ, लेकिन दोनों a और b साथ साथ 0 नहीं हो सकते, वो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। हाँ, a और c 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, या अकेला c 0 हो सकता है, लेकिन a और b साथ साथ 0 नहीं होने चाहिए। ये 4 चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो जैसे मान लो आपके पास फिजिक्स में हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं क्लास 9 में, v इक्वल टू u प्लस at। हम कह रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। और हमें कहा जाए v और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, v और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो यहां पे देखें आप, अगर हम v और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। आप क्या देखेंगे इसमें, जब v और t का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि u आपका कांस्टेंट है और इस इक्वेशन में ए बी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो v और t का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये आपका जो इक्वेशन है ये इससे टैली कर रहा है। यहाँ पे x आपका मान लो v की तरह है, y आपका t की जगह पे है, x और y वेरिएबल है, वैसे ही यहाँ पे v और t भी क्या है? वेरिएबल। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी वो आपकी चेंज होगी। हालांकि u और a कांस्टेंट, इसका मतलब v और t की प्लॉटिंग क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी देखने में? वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? ऐसे होगी या स्ट्रेट लाइन वो ऐसे होगी? इस चीज को समझने के लिए हम इस जो जनरल इक्वेशन है इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्मेट में देखोगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्मेट में देखोगे तो इसमें आपको समझ नहीं आ पाएगा कि आपकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। बच्चों आपने देखा होगा क्लास 10th में आपने जब आपने 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स 0 जब आप इसकी प्लॉटिंग करती है, क्या था आपका? ये आपका था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही थी आपकी। और जब आप इसको प्लॉट करते थे तो क्या आता था? स्ट्रेट लाइन आता था। तब आपकी क्या बनती थी? स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें समझना मुश्किल होता था ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। आप इसमें प्लॉटिंग करते, x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आती थी, x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू, तब जाके कहीं स्ट्रेट लाइन बनती थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, आज हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि कैसी फॉर्म होती है देखने में? ये होता है ऐसा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बच्चों ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, दोनों सी डिफरेंट है। अब
इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। चलो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। जैसे इसमें लिखेंगे हम बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। इन दोनों को मैं वहां ले गया क्योंकि मुझे y को अकेला करना है, फिर मैंने y को अकेला कर दिया, ये आ गया माइनस ए बाय बी एक्स माइनस कैपिटल सी बाय बी। तो ये आपका बन गया स्मॉल m और ये बन गया आपका स्मॉल सी। तो इसी को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी आपको जनरल इक्वेशन दी है इक्वेशन की, तो आप उसको हमेशा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्लोप अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो लाइन कैसी होगी, अगर स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि स्लोप हमें बताता है लाइन का इंक्लिनेशन कैसा होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अब ये जो सी है, स्मॉल सी है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। इसको कहते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चों कि हम सबसे पहले इक्वेशन को, जर्नल इक्वेशन को किसमें, ये आपकी जर्नल इक्वेशन है लाइन की, ये आपकी जर्नल इक्वेशन है, आप हमेशा उसको किस में कन्वर्ट कर दो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये आपका स्लोप है और ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। इस बारे में मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। तो ये आपका स्लोप है, ये आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। तो आप अपनी इक्वेशन को हमेशा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उससे आपको एक लाइन का आइडिया पता चल जाएगा, लाइन किस टाइप से वो ड्रॉ होने वाली है। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम देखें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, यहाँ पे m क्या होता है बच्चों, वो होता है स्लोप, और c क्या होता है, ये होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। अब y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है कि कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन है, मान लो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन आपकी y एक्सिस पे किस कोऑर्डिनेट पे काट रही है, ये होता है c बच्चों। यहां से यहां जो दूरी है इसको हम c कहते हैं। ये दूरी किसकी होती है, y एक्सिस की होती है। वो लाइन आपकी y एक्सिस पे किस कोऑर्डिनेट पे काट रही है, वो होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। जैसे यहाँ पे c क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस पे कट रहा है। अगर ये लाइन आपकी, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर होता 0.5, ये पॉइंट होता 0.5, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आती, +5। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोऑर्डिनेट है 0.3, तो इस केस में c कितना आएगा, +3। अगर ये लाइन मान लो ऐसे काट रही है, y एक्सिस पे कहाँ काट रही है, नेगेटिव पे काट रही है, अगर ये पॉइंट है 0 -4, तो इस केस में c कितना आया बच्चों, -4 आया, क्योंकि y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, ये होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। ये लाइन आपकी y कोऑर्डिनेट पे कितना काट रही है, वो है -4 पे, तो यहाँ पे c नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन एक बात अगर हम ध्यान से देखें, इन तीनों लाइन के लिए स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इन तीनों लाइनों का स्लोप क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों लाइंस कितना एंगल में आ रही है, एक्यूट एंगल बन रहा है, यहां भी क्या एंगल बन रहा है, एक्यूट। इन तीनों लाइनों का स्लोप क्या होगा, एक्यूट होगा। इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, +5, इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, +3, इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, -4। अब ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी, इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना होगा, 0 होगा। इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से क्रॉस कर रही है। ओरिजिन से मतलब y एक्सिस पे कहां पे काट रही है, 0 पे काट रही है, तो इसका मतलब इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट 0 होगा। तो ये मैंने आपको y एक्सिस का थोड़ा आइडिया बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप का मतलब तो आपको पता है, और y एक्सिस इंटरसेप्ट का मैंने मतलब आपको सिखाया। तो अब इसी बेस पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो पहला केस आ गया, मान लो y आपका, मान लो m आपका पॉजिटिव है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, और c आपका 0 है, तो कैसी लाइन बनेगी, स्लोप पॉजिटिव है, c 0 है, तो इसका मतलब वो ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, मैं छोटे छोटे ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं। ये ऐसा होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, c 0 है, तो आपकी लाइन ऐसे जाएगी। वो अगर ये x है, ये y है, तो आपका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एंगल एक्यूट बन रहा है, और c 0 है, मतलब y एक्सिस को कहां से क्रॉस कर रहा है, 0 से क्रॉस कर रहा है। अगर दूसरा ग्राफ आ गया, अगर स्लोप आपका नेगेटिव है और c आपका 0 है, तो आपकी लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है,
और ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसे मान लो स्लोप पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव, लाइन ऐसी बनेगी। क्योंकि इस केस में वाई एक्सिस कहां पे काट रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे काट रहा है। यहाँ पे सी पॉजिटिव आ रहा है और ये स्लोप पॉजिटिव बन रहा है, एंगल क्या बनेगा, एक्यूट, लाइन ऐसे बनेगी। अगर मान लो स्लोप पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, इस केस में क्या बनेगा, इस केस में आपका ग्राफ बनेगा स्लोप पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, मतलब ये ऐसा ग्राफ बनेगा। स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट, और सी नेगेटिव का मतलब ये वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे काटेगी। ठीक है, ये आपका सी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है जी। ठीक है, लाइन ऐसे जाएगी। ये चारों ग्राफ देखो अलग अलग हैं, सारे केसेस अलग अलग लाइंस बनेंगी। कोई लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, कोई एक्यूट एंगल बना रही है, कोई ऑब्ट्यूज बना रही है, कोई एक्यूट बना रही है लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे काट रही है, कोई नेगेटिव पे काट रही है। अब मान लो अगला केस आ गया ई, अगर स्लोप आपका नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है, सी पॉजिटिव, इसका मतलब वो ग्राफ ऐसा होगा, लाइन का, लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे काट रही है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है तब कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा। इस केस में स्लोप भी नेगेटिव है क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है और ये लाइन कहां से क्रॉस कर रही है, नेगेटिव से क्रॉस कर रही है। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस को टच करके निकल रही है, तो आपका सी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये 6 लाइंस आपके टोटली डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। अगर मान लो स्लोप 0 है, सी पॉजिटिव है, स्लोप 0, अब मुझे पता है स्लोप 0 मतलब लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और सी पॉजिटिव मतलब वो लाइन वाई एक्सिस पे कहां काट रही है, सी पॉजिटिव आएगा। ये ओरिजिन है, ये लाइन है, ये वो लाइन होगी। अगर यहां सी 5 है तो ये दूरी कितनी होगी, 5। तो अगर मान लो स्लोप 0 है और सी नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, अगर ये 0 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो इस केस में स्लोप 0 मतलब लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, स्लोप 0 मतलब लाइन आपकी एक्स एक्सिस पैरेलल होगी, सी नेगेटिव मतलब वाई एक्सिस इंटरसेप्ट नेगेटिव पे आ रहा है, तो ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। मान लो जैसे यहां पे हम, जैसे ये वाला केस है फिजिक्स में, जैसे ये केस कैसे यूज होता है, जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था बच्चों, ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं ओम्स लॉ होता है V = IR, V = RI या V = IR होता है। तो इस केस में बच्चों यहां पे अगर मैं आगे 0 लिख दूं और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं किससे, y = mx + c से, तो अगर मैं प्लॉटिंग करूं, यहां पे हमने किस किस के बीच में प्लॉटिंग की, y और x के बीच में, y और x के बीच में प्लॉटिंग की, तो यहां पे हम किस किस की प्लॉटिंग करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनेगा वो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से टैली कर रहा है। तो यहां पे c क्या आ रहा है, c आपका 0 आ रहा है, c 0 का मतलब, और स्लोप क्या है, r आप क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब v और i वेरिएबल है, v और i वेरिएबल है, जैसे y और x वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट है क्योंकि m की वैल्यू क्या बनी थी, -b/a, तो आपका स्लोप कांस्टेंट होता है बच्चों। तो यहां पे हमने v और i की प्लॉटिंग करनी है, और v और i की प्लॉटिंग आपकी स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही थी, और एक ऐसा ग्राफ बन रहा था जो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, r जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो स्लोप पॉजिटिव है, ओरिजिन से पास करता हो तभी हमारा आपका ओम्स लॉ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, जो कहां से पास करता है, 0 से क्रॉस करता है, और एंगल क्या बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपका स्लोप की वजह से हमें पता है स्लोप पॉजिटिव है, c 0 है,
तभी हम कहते हैं ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसी फॉर्मेट में बनेगी। स्ट्रेट लाइन ऐसे क्यों नहीं बन रही, ऐसे नहीं बनती है ओम्स लॉ में, ऐसे ही बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उस केस में सी क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। रेजिस्टेंस आपका क्या आता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि यही आपकी इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो आपके पास क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़े, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है 4x + 2y = 6। आपने क्लास 10th में ये इक्वेशन पढ़ी है। मैं जल्दी से इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। अगर मैं इसको, ये आपकी जनरल इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। जब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसका नेचर पता चल जाएगा। चलो देखते हैं, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y को अकेला करना पड़ेगा, 2y, ये आ गया -4x + 6, y आ गया -2x + 3। ठीक है बच्चों। अब मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, मैं समझ गया ये लाइन जो भी होगी, ये लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। और दूसरा, जब मैंने 3 देखा यहां पे जो कि C है, मैं समझ गया ये लाइन आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस को कहां पे काटेगी, 3 पे काटेगी। चलो इसकी प्लॉटिंग करके देखते हैं। हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं, चेक करते हैं कि सही बन रही है, बात नहीं बन रही। यहाँ x है, यहाँ y है, मतलब x जब 0 होगा तो y होगा 3, x जब 1 होगा, x 1 होगा तो y क्या होगा 1, x जब 2 होगा तो y क्या होगा -1। चलो इसकी प्लॉटिंग करते हैं बच्चों में इसकी। अगर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। चलो देखते हैं। 0 पे 3 मतलब ये पॉइंट आ गया 0 3, ठीक है। 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे -1, 2 पे आपका -1 आ गया। तो मतलब ये क्या बन रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब स्ट्रेट लाइन तो बना, लेकिन ये कैसी स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस। कैसा एंगल बना रही है, क्योंकि इस केस में m क्या है, इस केस में आपका m जो है वो नेगेटिव है और c क्या है, पॉजिटिव है। m नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन जो होगी, ये लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। c पॉजिटिव का मतलब ये लाइन आपकी y एक्सिस पे कहां काट रही है, 3 पे, पॉजिटिव 3 पे काट रही है, तो ये लाइन बनेगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आपको लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी होगी तो आप उसका जो ड्राइंग है, किस टाइप से ड्राइंग बनेगी, वो आप जल्दी से समझ पाएंगे और आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे बच्चों। जैसे मान लो आपको इक्वेशन दी है s = ut + ½ at²। बच्चों ये कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यहां पे s और t के वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में a कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, इसमें वेरिएबल्स हैं s और t। मतलब अगर मैं s और t के बीच में प्लॉटिंग करूंगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t की डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन अगर मैं v = u + at की प्लॉटिंग करूंगा, अगर मैं v = u + at की प्लॉटिंग करूंगा, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट, u क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं इसको लिखूं v = at + u और इसको मैं कंपेयर करूं किससे, y = mx + c से, तो यहां पे अगर v और t की प्लॉटिंग की जाए, अगर यहाँ पे v और t की प्लॉटिंग अगर हम करें, अगर मैं v और t की प्लॉटिंग करूं तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वो इससे कंपेयर हो रही है इक्वेशन। यहाँ पे v और t की प्लॉटिंग करूं तो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी, वो डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
u पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। जब तक आप मुझे u की वैल्यू नहीं बताएंगे तब तक मैं ड्राइंग नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो मैं श्योर हूं कि v और t की जो प्लॉटिंग आएगी वो क्या आएगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस काफी ज्यादा ड्रॉ होती हैं। यही इसका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जानने का फायदा है। जब आगे हम प्लॉटिंग करेंगे तो इस इक्वेशन की मुझे काफी ज्यादा यूज करनी है। जैसे अब पॉइंट नंबर 3 जो आज का आर्टिकल का था वो था हमारा पैराबोला। पैराबोला, तो बच्चों पहले पैराबोला की डेफिनेशन देख लो क्या होती है। इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स in a plane such that the distance of points from a fixed line जो होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस, आर सेम। ये तो उसकी डेफिनेशन है, ऐसे समझ नहीं आएगी। यहां पे एक फिक्स्ड लाइन है जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम कहेंगे फोकस। ये फोकस इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया ये P1, इसकी दूरी इस लाइन से और इस पॉइंट से बराबर है। हमने एक पॉइंट लिया जिसकी दूरी इस लाइन से और इस पॉइंट से बराबर है। फिर हमने एक और पॉइंट ढूंढा, इसकी दूरी यहां से और यहां से भी बराबर है। फिर एक और पॉइंट देखा, इसकी दूरी यहां से, लाइन से और पॉइंट से बराबर है। एक पॉइंट हमने और देखा जिसकी दूरी यहां से और यहां से बराबर है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बन रहे हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स इस कर्व पे आ रहे हैं वो पैराबोला बना रहे हैं। वो सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जिनकी दूरी इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से बराबर है, ये आपका पैराबोला बना रहे हैं। ये जो फिगर बन रही है हमारी बाउल शेप में, कटोरा फॉर्म में, ये जो कटोरा बन रहा है, बाउल शेप की जो फिगर बन रही है, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। और पैराबोला में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनकी दूरी इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से बराबर होगी। इस फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है बच्चों, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक लाइन होती है जो पास करती है किससे? फोकस से, और परपेंडिकुलर होती है किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हम एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये आपका पैराबोला का एक्सिस होता है। और एक्सिस पैराबोला पे जहां पे टच करता है, ये जो एक्सिस आ रहा है, इस पैराबोला को जहां पे टच कर रहा है, इसको हम कहते हैं बच्चों वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस का? पैराबोला का और एक्सिस का। पैराबोला और एक्सिस जहां पे टच हो रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स। और हमारे सिलेबस में वर्टेक्स हमेशा हम 0 0 पे लेंगे। वर्टेक्स हम हमेशा कहां लेंगे बच्चों? 0 0 पे। हम जितने भी केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे वहां पे हम वर्टेक्स को कहां मानेंगे? 0 0 पे मानेंगे। तो अगर मैं इसको 0 0 मान लूं, ये आपका बन गया वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस बन गया, और ये आपका एक्स एक्सिस बन गया। तो हमारे पास 4 तरह के पैराबोला ड्रॉ होंगे। हमारे पास 4 तरह के बच्चों पैराबोला ड्रॉ होते हैं, और अभी हमने उन्हीं की क्वेश्चन को समझना है। एक पैराबोला ये होगा, ये मान लो वर्टेक्स है 0 0। एक पैराबोला ये आ गया, ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे फोकस आ गया कहीं।
तो ये आपका पैराबोला आ गया। एक ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक पैराबोला होगा ऐसा, ऐसा ही बन सकता है। ये 0 0 है, ये वर्टेक्स है आपका, ठीक है, ये वर्टेक्स है 0 0 पे। एक पैराबोला आपका ये बन सकता है। हमने 4 तरह के पैराबोला देखने हैं। एक पैराबोला बच्चों ऐसा होगा, ऐसा ही बन सकता है पैराबोला अगर वर्टेक्स ये है तो। एक पैराबोला आपका ये इस फॉर्मेट में बन सकता है, ठीक है, ये ठीक है बच्चों। अब ये जो आपका पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू कांस्टेंट वाई स्क्वायर, या हम लिखते हैं x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। चलो ले ले, के कांस्टेंट है कोई, इसकी इक्वेशन ये है। इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। बच्चों जो राइट हैंड साइड पैराबोला होगा या फिर जो अप पैराबोला होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे राइट हैंड साइड कौन सा है, ये राइट हैंड साइड पैराबोला बना, ये लेफ्ट हैंड साइड बना, ये अप बना, ये आपका डाउन बना। हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो राइट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, या जो अप होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे अप कौन सा है, ये पैराबोला अप है, ये पॉजिटिव है, यहाँ प्लस आया। जो राइट हैंड साइड है इसमें भी प्लस आया। जो लेफ्ट हैंड साइड बना उसमें क्या आया, नेगेटिव, और जो डाउन बना इसमें भी क्या आया, नेगेटिव। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका पॉजिटिव होगा वो आपका अप होगा या फिर राइट हैंड साइड होगा, और जो आपका नेगेटिव होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा या फिर डाउन होगा। और आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये पैराबोला जो है, ये जो कटोरा फॉर्म में बन रहा है, ये जो कटोरा बन रहा है आपका, ये जो आपका बाउल शेप की फिगर बन रही है, ये हमेशा जो रेस्ट करेगी, ये हमेशा जो स्टेबल होगी किस पे, हमेशा स्क्वायर टर्म पे रेस्ट करेगी। जैसे यहाँ पे स्क्वायर टर्म कौन सी है, y की, तो ये पैराबोला आपका y पे रेस्ट कर रहा है, y पे रेस्ट कर रहा है, y के सिमेट्रिकल है। और जैसे यहाँ पे भी पैराबोला किस पे रेस्ट कर रहा है, y पे, तो हमेशा वो स्क्वायर टर्म पे रेस्ट करेगा। पैराबोला ऑलवेज रेस्ट ऑन स्क्वायर टर्म। जो आपकी स्क्वायर टर्म होगी उसी पे रेस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर टर्म कौन सी है, y की, तो y पे रेस्ट कर रहा है, y के रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे किस पे रेस्ट कर रहा है, y एक्सिस पे रेस्ट कर रहा है। देखो y एक्सिस पे वो स्टेबल वर्क है। यहाँ पे किस पे रेस्ट कर रहा है, वो x पे, x एक्सिस ये, इस पे ये रेस्ट कर रहा है, तो x स्क्वायर की टर्म पे वो रेस्ट करेगा। जो स्क्वायर टर्म होगी उसी पे रेस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर टर्म कौन सी है, x वाली, तो ये x पे रेस्ट करेगा। अब ये कौन सी, कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, x पे रेस्ट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए डाउन आएगा। जैसे आपके पास 4 तरह की इक्वेशंस बन गई, x इक्वल्स टू कांस्टेंट वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू नेगेटिव कांस्टेंट वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से अलग इक्वेशन बनी है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आई है, एक वेरिएबल में 2 आई है, 2 आई है, या तो वो y में 2 होगी या वो x में 2 होगी। तो जब भी आप इस टाइप की इक्वेशन देखेंगे, तो आप झट से बोलेंगे कि इसकी जब हम ड्राइंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। मान लो तो बच्चों, जैसे मैंने आपको यहां बताया, जैसे मान लो आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4, चलो 4 तो अभी कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट x स्क्वायर। आप झट से बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता है पैराबोला कहां रेस्ट करेगा, x पे रेस्ट करेगा। मतलब ये आपका x एक्सिस है, पैराबोला x पे रेस्ट करेगा, इस एक्सिस पे अपने आप को स्टेबल करेगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म पे हमेशा रेस्ट करता है। कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो ये रेस्ट कहां करेगा, ऊपर रेस्ट करेगा। अगर कांस्टेंट आपका नेगेटिव है, अगर कांस्टेंट आपका नेगेटिव है तो पैराबोला कहां रेस्ट करेगा, एक्स टर्म पे तो करेगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म पे रेस्ट करता है, लेकिन कहां करेगा, नीचे, क्योंकि नेगेटिव हमेशा डाउन आएगा। ठीक है, स्क्वायर टर्म क्या बताएगी, पैराबोला कहां पे रेस्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे रेस्ट करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे हमेशा रेस्ट करता है।
जब भी पैराबोला रेस्ट करेगा वो किस पे रेस्ट करेगा बच्चे? स्क्वायर टर्म पे रेस्ट करेगा। यहाँ पे स्क्वायर टर्म कौन सी है? एक्स वाली, तो पैराबोला आपका एक्स पे रेस्ट करेगा और कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो वो डाउन में जाएगा। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है फिजिक्स की s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लो ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। और हमें यहां पे बोला गया है प्लॉट करो, प्लॉट ग्राफ बिटवीन एस एंड टी। हमें प्लॉट करना है एस और टी के बीच में, मतलब ये हमारे वेरिएबल्स हैं, हमें प्लॉटिंग इसकी करनी है। यहां पे मैं अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं। मान लो अगर u 0 हो, हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में प्लॉटिंग करनी है, लेकिन इस कंडीशन में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपका ग्राफ क्या बनेगा? उसके लिए पहले इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बन गई आपकी? s इक्वल्स टू u 0 है तो ये बन गई हाफ a टी स्क्वायर। बच्चों ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहां पे ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट तो इसको मैं लिख सकता हूं s इक्वल्स टू कांस्टेंट टी स्क्वायर। हमें प्लॉटिंग किस किस के बीच में करनी है? s और t के बीच में, ठीक है बच्चों, हमें प्लॉटिंग करनी है s और t के बीच में। अब मुझे पता है ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन रही है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर टर्म कौन सी है? t वाली, इसका मतलब पैराबोला आपका इस t पे रेस्ट करेगा, ठीक है, पैराबोला आपका t पे रेस्ट करेगा। और क्योंकि कांस्टेंट कैसा है, अब ये a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लो a आपका पॉजिटिव है तो ये 1/2 a पॉजिटिव आया तो उसमें पैराबोला आपका t पे रेस्ट करेगा। कैसा होगा पैराबोला? पैराबोला ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। एस और टी ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। मान लो आपने यहां पे इसी इक्वेशन में आपने एक चेंज कर दिया, आपने s यहां ले लिया और t यहां ले लिया, आपने s यहां ले लिया और t यहां ले लिया, मान लो। अब मुझे पता है पैराबोला तो कहां रेस्ट करेगा? पैराबोला आपका रेस्ट करेगा स्केवल टर्म पे, और स्केवल टर्म t है। अब t को आपने y एक्सिस पे ले लिया। अब आपका पैराबोला कैसे बनेगा? अब आपका पैराबोला ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, ठीक है। इस केस में आपका ग्राफ ऐसा बनेगा विद दिस कंडीशन, u अगर 0 होगा, अगर u 0 होगा तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इंपॉर्टेंस है पैराबोला की, और अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन पता होगी तभी आप इस टाइप के ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। मान लो दूसरा केस मैं लेता हूं, अगर u 0 नहीं है, a 0 है, मान लो एक्सप्रेशन 0 है। एक्सप्रेशन 0 का मतलब ये हो गया बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने एक्सप्रेशन का डेफिनेशन बताया था, एक्सप्रेशन 0 का मतलब ये नहीं होता बॉडी रुकी हुई है, बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यही आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चों, जब एक्सप्रेशन 0 हो, यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में अगर a 0 होगा तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बनेगी s इक्वल्स टू ut, ये बनेगी s इक्वल्स टू ut। यहां पे क्या बनी थी? यहां पे s की पावर 1 थी, t की पावर 2 थी, ये पैराबोला बना था। अब ये क्या बन गया? आगे तो 0 हो जाएगा। अब मुझे प्लॉटिंग करनी है s और t के बीच में, तो इसको यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ये क्या बनी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनी, क्योंकि u कांस्टेंट है, इसका मतलब u कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकता हूं मैं s इक्वल्स टू ut प्लस 0। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं किससे? y इज इक्वल टू mx प्लस c से। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब c इसका 0 है यहाँ पे, इस केस में c 0 है, इस केस में c 0 है, तो इसका मतलब ये जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ बनेगा कहां से क्रॉस करेगा? ओरिजिन से क्रॉस करेगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है आपकी तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप कैसा होगा इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव माना है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मैंने पॉजिटिव माना है। मान लो स्लोप पॉजिटिव है, जो कि u है यहाँ पे, x यहाँ पे हमने t लिखा, और c आपका क्या है? 0 है। तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा s और t का, वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस केस में a 0 है, और तब आपका s और t का ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर u 0 हो रहा है, अगर u 0 हो रहा है तो s और t का ग्राफ क्या बन रहा है? पैराबोला बन रहा है।
मान लो बच्चों एक केस और, चलो इसमें बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इस केस को। मान लो u 0 है और आपने प्लॉट करना है s और t स्क्वायर के बीच में, तब क्या बनेगा? अगर u 0 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। अब मुझे प्लॉट करना है इसमें और इसमें। बच्चों पैराबोला में आप ध्यान दें, पैराबोला में यहां पे y होता है, यहां पे x होता है, और अगर x इक्वल्स टू कांस्टेंट, और चलो यहां पे मैं y लेता हूं, y इज इक्वल टू कांस्टेंट x स्क्वायर हो, और कांस्टेंट मान लो पॉजिटिव है, कांस्टेंट कैसा? पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला कैसा बनता है? पैराबोला बनता है ऐसा। बच्चों पैराबोला की इक्वेशन में y और x स्क्वायर है, लेकिन प्लॉटिंग किसके बीच में होती है? y और x के बीच में प्लॉटिंग होती है। प्लॉटिंग हम कर रहे हैं y और x की, लेकिन जबकि यहां क्या है? x स्क्वायर है। प्लॉटिंग हम कर रहे हैं y और x की, लेकिन हमें प्लॉटिंग करनी है आज s और t स्क्वायर के बीच में। मतलब मैं t स्क्वायर को मान लेता हूं w मान लेता हूं। इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई आपकी s इक्वल्स टू हाफ a w। मुझे प्लॉटिंग करनी है s और w के बीच में, तो आपकी इक्वेशन ये बन गई। इसका मतलब ये आपका पैराबोला नहीं बनेगा। s और t की प्लॉट करूंगा तो पैराबोला बनेगा, s और t के बीच में प्लॉटिंग करेंगे तो पैराबोला बनेगा, लेकिन s और t स्क्वायर के बीच में प्लॉटिंग करेंगे इस इक्वेशन के लिए u 0 के लिए, तो पैराबोला नहीं बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि यहाँ पे x क्या है? w है, और c क्या है? 0 है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। मेरा कहने मतलब ये है s और t की प्लॉटिंग करेंगे तो पैराबोला बनेगा, s और t स्क्वायर की प्लॉटिंग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चों। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? w मान लिया, और ये आपकी इक्वेशन बन गई s इक्वल टू 1/2 aw। अब यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो अब ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पैराबोला नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपने बड़े ध्यान से समझना है कि आपने किस किस इक्वेशन प्लॉटिंग करनी है, वो पैराबोला बन रहा है या स्ट्रेट लाइन बन रहा है। उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास कभी कभी सर्कल भी बनेगा, लेकिन वो बहुत कम चांस होंगे। कभी कभी हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनते हैं, वो बहुत कम चांस बनते हैं, वो क्लास 12 में कभी हम स्टडी करेंगे। तो ज्यादातर आपके पास जो फिजिक्स में ग्राफ बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनते हैं, और या फिर आपके ग्राफ बनते हैं पैराबोला के। तो आपको स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो वो इस पॉइंट्स को मैं कैसे आगे यूज करना है वो मैं लेक्चर नंबर 6 या 7 में इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।